हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने लिक्विड सॉल्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एंटर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने आपको बताया था कि किस टाइप से आपको रोल्स लॉ से डील करना है, रोल्स लॉ का एक्सप्रेशन किस टाइप से लिखा जाता है। वहीं पे हमने देखा था कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जहां पर आपका रोल्स लॉ और डाल्टन लॉ को हम रिलेट करते हैं। ठीक है, हमने वेपर फेज और आपके लिक्विड फेज़ के अंदर मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना सीखा था। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंटर करने वाले हैं और देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनका क्या एग्जिस्टेंस होते हैं और इनसे आप क्या समझते हैं। अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 3 और 4 मार्क्स का ये अपना एक डिफरेंस पूछा जाता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, या फिर पूछ लिया कि राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का कि किसी न किसी सेट के अंदर ये आपको दिखता ही दिखता है। ठीक है, तो डू नॉट वेस्ट अवर टाइम, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक, उसके बाद डिफरेंसेस तो अपन बाद में ही करेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें। तो बेसिक चीज़ें हम देखने जा रहे हैं, अपनी बेसिक चीज़ें। थोड़ा सा ये कैसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो मेरे पास यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। बेसिकली ये बड़ी सिंपल है डेफिनेशन लिखना इनका कि द सॉल्यूशंस which follows रोल्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आपके क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी है अपने पास कि हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नोट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस के पी नोट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अपना ये होता है, क्योंकि रोल्स ने अपने को यही बताया था। दूसरी चीज़ आती है कि व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बड़ा सिंपल है इसकी डेफिनेशन लिखना आइडियल, क्यों क्या लिखना मुझे, नॉन आइडियल। तो ये अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो फॉलो करते हैं यहाँ पे राउल्स लॉ को नहीं करते। द सॉल्यूशंस which does not follow Raoult's law, उसे क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट इक्वल टू पी नोट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस के पी नोट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल नहीं होता आपका। ठीक है, ये तो ही बेसिक चीज़ है कि मेरे पास यहाँ पर नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब ये 2 कंडीशन आपकी निकल के आएंगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि अगर आपका इक्वल नहीं है तो या तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होगा, किससे, पी नोट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस के पी नोट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही होगा ना। दूसरी कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ लेस देन ऑफ पी नोट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस के पी नोट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही होगा नहीं होगा। तो मेरे पास ये 2 कंडीशन निकल के सामने आती हैं। जो ये है अपनी वाली कंडीशन, इसको अपन बोलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। दूसरा है अपने पास नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है,
तो ये अपने पास ये कंडीशन है नॉन आइडियल की। अगर आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट इक्वल है तो या तो वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होगा या फिर क्या होगा, आपका कम होगा। तो इसी को हम अपना बेस मानते हुए यहाँ पर आगे डील करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये एक्चुअली होता क्यों है। रीज़न आता है कि भैया ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो होता इसलिए है कि मेरे पास यहाँ पर 3 टाइप के इंटरेक्शन काम करते हैं। जैसे मेरे पास ए और इंटरेक्शन हो गया आपका सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में होता है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ए अपने पास सॉल्यूट है और बी अपने पास सॉल्वेंट है, ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशन से आपका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। दूसरा आपका बी जो इंटरेक्शन होगा वो बेसिकली आपका सॉल्वेंट के बीच में होगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे इंटरेक्शन होगा ए बी इंटरेक्शन, वो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपको 3 टाइप के इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, ओके। अब मैंने क्या किया कि लाइक अपने पास ए और बी टाइप का इंटरेक्शन है। क्या है अपने पास? ए और बी टाइप का इंटरेक्शन है। तो यहाँ पर आपका ए टाइप का इंटरेक्शन हो गया। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास बी टाइप का इंटरेक्शन है। जब इनको मैंने यहाँ पे मिक्स किया, इनकी मिक्सिंग की दोनों की, तो मेरे पास यहाँ पर जो इंटरेक्शन सामने निकल के आया वो ए बी इंटरेक्शन होगा। क्या होगा? ए बी टाइप का इंटरेक्शन होगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि मेरे पास जो ए बी का इंटरेक्शन है क्या वो इन दोनों के इंटरेक्शन के इक्वल है? अगर है तो वो कंडीशन होती है आपकी यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन की, जहाँ पर पी एस इज इक्वल टू पी नोट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस के पी नोट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है। तो ये वाली कंडीशन होती है अगर आपका इनका जो इंटरेक्शन है वो इक्वल होता है यहाँ पर इसके इंटरेक्शन से, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है अपने पास कि हमारे पास जो ए और बी टाइप का इंटरेक्शन होता है, ए और बी टाइप का इंटरेक्शन होता है वो ए बी के इंटरेक्शन के सिमिलर होता है, इक्वल होता है। तो समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। इसी को अपना बेसिस मानते हुए, किसको? इसी को अपना बेसिस मानते हुए हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आखिर होगा कैसा। अगर मैं बात करूँ आपसे कि मेरे पास यहाँ पे जो इंटरेक्शन है, यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरेक्शन है आपकी पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, इसको इरेज कर दें थोड़ा सा। अगर इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या हुआ कि मेरे पास जो इंटरेक्शन है, ए बी टाइप की जो इंटरेक्शन है वो वीकर होगी आपसे स्ट्रॉन्गर, सॉरी ए बी टाइप की जो इंटरेक्शन होगी वो आपकी वीकर होगी देन किससे? ए एंड बी टाइप इंटरेक्शन से। अभी आपको पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक बीकर है। अगर मुझे यहाँ पे ए बी की इंटरेक्शन यहाँ पर वीकर डालनी है, भाई दोनों के बीच में अगर कोई बॉन्ड बना हुआ है, कोई यहाँ पे अट्रैक्शन काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में काम कर रहा है, तो अगर जितना ज़्यादा यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन होगा उतनी ही कम इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ही कम इनकी क्या होगी? रैंडमनेस होगी। और जितनी कम रैंडमनेस होगी तो उतना ही यहाँ पर ये वेपर के अंदर कम एग्जर्ट होंगे। जितना यहाँ पर वेपर के अंदर कम एग्जर्ट होंगे उतना ही यहाँ पर वेपर प्रेशर कम कैलकुलेट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर
अगर मुझे यहाँ पर इनका ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाना है तो ए बी के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर कम होगी तो ये आसानी से ब्रेक होगा, और आसानी से ब्रेक होगा तो यहाँ पर आपकी इसकी वेपर्स जल्दी एक्सर्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए आपका यहाँ पर ए बी टाइप का भी जो इंटरेक्शन है वो वीकर होना चाहिए ए और बी बी टाइप से। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका ए बी का जो इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो इनके बीच में अट्रैक्शन है, उसके कारण यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वेपर कम एक्सर्ट होंगे, और वेपर कम एक्सर्ट होंगी तो यहाँ पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम कैलकुलेट होगा। तो इसीलिए आपका ए बी जो इंटरेक्शन है अगर स्ट्रॉन्गर है तो वहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर वीक होगा। किससे? हाँ, समझ में आ रही है बात आपको? तो हमारे पास ये दो कंडीशन है जो आपको मुख्यतः रूप ध्यान रखनी पड़ेंगी। अपने नोटबुक के अंदर इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, बड़ी क्लियर चीज़ें हैं ये। दूसरी हमारे पास जो नेगेटिव डेविएशन का है, नेगेटिव डेविएशन का अपने पास क्या है कि यहाँ पे जो ए बी टाइप का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। किस टाइप के इंटरेक्शन से? ए एंड बी टाइप से। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको यहाँ पे इंटरेक्शन देखने हैं। अगर आपको यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन देखना है तो वहाँ पर ए बी टाइप की इंटरेक्शन होती हैं, वो आपकी ए और बी टाइप के इंटरेक्शन के इक्वल होती हैं। अगर यहाँ पर आपका पॉजिटिव डेविएशन है तो ए बी टाइप की इंटरेक्शन आपकी यहाँ पे वीकर होनी चाहिए ए और बी टाइप के इंटरेक्शन से। अगर आपके पास नेगेटिव डेविएशन है तो वहाँ पर आपका ए बी टाइप का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी टाइप इंटरेक्शन। तो ये पूरा आपकी कहानी है किसकी यहाँ पर कि कैसे आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से डील करना है। कॉपी कीजिए। फिर हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस टाइप से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पास अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है, कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, और जो हमने पढ़ लिया है बस उसी को यहाँ पे हमने क्या करना है, रिकॉल करना है दोबारा से। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बिटवीन जो यहाँ पे दे रखे हैं आपको। तो थोड़ा सा इनको बारीकी से आपको पढ़ना है, बस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है आपका। ओके, तो एक बार इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भैया ये क्या हुआ, ये हर्ट सा कहाँ से आ गया है। चलो छोड़ो, ये वाली कंडीशन ही थी आइडियल सॉल्यूशन की। जी हाँ, बिल्कुल यही थी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस के पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आइडियल सॉल्यूशन की थी। यहाँ पर दो लिक्विड को मिक्सिंग करते हैं फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन ओनली व्हेन बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलरिटी सो दे हैव सेम मोलिकुलर इन्वायरमेंट। इनकी जो इन्वायरमेंट है वो आपका सेम होना चाहिए, सिमिलर। यहाँ पे मैं कहूँ आपका कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम होना ज़रूरी है। मतलब अगर आपको कहीं पे फंक्शनल ग्रुप सेम मिलता है, ये एल्कोहल हो गया, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो इनके अंदर कुछ सिमिलरिटी है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होंगे वो आपके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होंगे। बोथ हैव सिमिलर मोलिकुलर साइजेस। इनके साइजेस भी कैसे होते हैं, मतलब सिमिलर साइजेस होते हैं। बोथ हैव आइडेंटिकल इंट्रामोलिकुलर डाइपोल इंटरेक्शन। इनके बीच में क्या होता है, आपका डाइपोल इंटरेक्शन होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, पहले इस कैरेक्टरिस्टिक को बाद में देखते हैं। ये तो हो गई किसकी बात है, आइडियल सॉल्यूशन की। दूसरी चीज़ है हमारे पास कि अगर आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन में आपका पी नॉट एस डज नॉट इक्वल होगा इसके, मीन्स आपका पी एस ग्रेटर देन होगा किससे, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स से प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। तो यहाँ पर टू लिक्विड्स ए एंड बी ऑन मिक्सिंग फॉर्म दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हेन ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी वीकर। मैंने बोला कि ए बी इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, वीकर होना चाहिए ए और बी टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स से। जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया बिल्कुल वही है ये। ए एंड बी हैव डिफरेंट शेप एंड साइज इन करेक्टर। यहाँ पर आपका जो साइज और शेप है आपकी और करेक्टर है वो क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट होता है, ए और बी का होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, ए एंड बी एस्केप
इजीली शोइंग हायर वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना आना चाहिए, मान के चलो आपका 180 एम आना चाहिए, तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया है उससे कहीं ज़्यादा आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट होके मिलता है। मीन्स आपका 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, मतलब जितना एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती है उससे कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, तो हमारे पास जहाँ पर ए बी ऑन मिक्सिंग फ्रॉम दिस टाइप सॉल्यूशन वेन, जहाँ पर आपका ए बी टाइप का जो इंटरेक्शन है शुड बी स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए ए एंड बी बी टाइप के इंटरेक्शन से, ठीक है। वही चीज़ें हैं ना जो मैंने पहले समझाई आपको। उसके बाद है ए एंड बी हैव डिफरेंट शेप एंड साइज एंड कैरेक्टर, बिकॉज वो आइडियल के ही अंदर सेम होता है, बाकी इन दोनों कंडीशन के अंदर डिफरेंट आएगा आपका। escaping tendency of both components A and B is lower, showing lower vapor pressure than expected ideally। जैसा हमने आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जाना था कि हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना आना चाहिए, उससे कहीं हमें यहाँ पर कम यहाँ पे वेपर प्रेशर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कम यहाँ पे वेपर प्रेशर देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसको मैंने बोल दिया नेगेटिव डेविएशन। जब कम यहाँ पर वेपर प्रेशर मिलेगा तो नेगेटिव डेविएशन, जब ज़्यादा मिलेगा तो उसको बोलेंगे अपन यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन। ओके, अब यहाँ पर इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। पहला करेक्टरिस्टिक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको पता होगा कि ये रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। भैया ये भी आपका रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर जो डेल्टा एच है आपका, डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी चेंज, जो आपका हीट का चेंज होता है कि देयर इज़ नो हीट और एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग डिसोसिएशन। अगर यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है किसी कंपाउंड का तो वहाँ पर आपके कोई भी हीट यहाँ पे ना रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है, तो यहाँ पर ना तो एंडोथर्मिक होती है ना यहाँ पर एक्सोथर्मिक होती है। तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होता है? ज़ीरो होता है। इन केस ऑफ अगर आपका पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव ही आपका डेल्टा एच मिक्सिंग होता है। पॉजिटिव होता है तो मतलब आपका ये आपका पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो मेरे पास ये एंडोथर्मिक होगा। एंडो बोलते हैं तो भीतर को, मतलब आपकी जो एनर्जी है या फिर आपकी एंथैल्पी जो हीट है वो एब्जॉर्ब की जा रही है सिस्टम के द्वारा, ठीक है। मतलब कोई एक सिस्टम है आपका, लाइक जैसे ये बोतल है, अगर यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ये, तो क्या होगा आपका यहाँ पर ये पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा, ओके। एंडोथर्मिक होगा आपका। डेल्टा एच मिक्सिंग आपका नेगेटिव होता है, और ये किसका होता है आपका? एक्सोथर्मिक। डिसोसिएशन हीट इज़ इवोल्व, है ना। यहाँ पर क्या होती है? हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज होती है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो डेल्टा एच होता है आपका वो हमेशा कैसा मिलता है आपको? नेगेटिव मिलता है। कैसा मिलता है? नेगेटिव मिलता है। ये कुछ आपके कॉमन डिफरेंसेस थे। अभी डिफरेंसेस कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो फिलहाल आप यहाँ पे थोड़ा सा इनको कॉपी कीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट डिफरेंसेस के टुवर्ड्स जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस अभी हमको यहाँ पे देखने हैं। ओके, आगे बढ़ें। तो यहाँ से अपने को क्वाइट करना है ये, फिर हम यहाँ पे देखते हैं आगे कुछ और डिफरेंसेस, ठीक है। पहला जो डिफरेंसेस था वो मैंने आपको बता दिया है। एक दो डिफरेंसेस जो मेन डिफरेंसेस तो वो तो हमने पढ़ ही लिए, खैर एक दो क्या। दूसरा हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम को मैंने अगर इसका मतलब क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ये कितना होता है यहाँ पर? जीरो होता है। दैट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्योर लिक्विड मिक्स टू फ्रॉम द सॉल्यूशन। लाइक आपके पास 2 लीटर था सॉल्यूट और 3 लीटर था आपका सॉल्वेंट, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर 5 लीटर मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होता है? आपका ज़ीरो होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा देखने को मिलता है? यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है आफ्टर डिसोल्यूशन। मतलब अगर मैंने किसी को डिसोल्व किया है तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब पॉजिटिव ही आपको डेल्टा वी मिलने वाला है। उसके बाद अगर ये आपका डेल्टा वी मिक्सिंग है, टी यहाँ से बाई मिस्टेक आ गया, तो डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 होता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्व करने के बाद में यहाँ पर मुझे क्या मिलता है? डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव डेविएशन के अंदर नेगेटिव मिलता है, बोले तो लेस देन 0, ओके।
उसके बाद यहाँ पर डेल्टा एस मिक्सिंग, ये क्या होता है आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, रेंडमनेस। अब भैया कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी आप सॉल्यूशन को इधर फेंक रहे हो उधर फेंक रहे हो, तो आपकी रेंडमनेस बढ़ती है। रेंडमनेस बढ़ती है तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो हमेशा जो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग होता है, तीनों कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन के अंदर चाहे आपका पॉजिटिव डेविएशन हो, नेगेटिव डेविएशन हो, या फिर अपने पास आइडियल सॉल्यूशन हो, तीनों कंडीशन के अंदर डेल्टा वी मिक्सिंग, जिसको हम एंट्रोपी चेंज बोलते हैं, वो हमेशा कितना रहेगा, ग्रेटर देन 0, बोले तो पॉजिटिव। डेल्टा जी मिक्सिंग, ये क्या होता है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी ऑन मिक्सिंग। गिब्स क्या है कि एनर्जी थी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट के नाम पर ये एनर्जी का नाम दिया गया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमें कराना है तो उसके लिए एक बेटर कंडीशन ये होती है कि मेरे पास जो डेल्टा जी मिक्सिंग है, डेल्टा जी नोट या फिर डेल्टा जी, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। और नेगेटिव कब होगा, ये लेस देन 0 होगा। तो अपने पास यहाँ पर तीनों कंडीशन के अंदर आपका जो डेल्टा जी मिक्सिंग है वो कितना देखने को मिलेगा, लेस देन 0। ओके, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखो आइडियल सॉल्यूशन का आप तुरंत ही पहचान जाओगे, बेंजीन और टोलुइन दोनों आपके एरोमेटिक कंपाउंड हैं, तो ये किससे बिलोंग करेंगे, आपके आइडियल से। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। दूसरा जैसे क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन है, तो अंतर किसका, यहाँ पे बेंजीन बेंजीन तो कॉमन है, बस आपका हेलो का आपका अंतर है, यहाँ पर ब्रोमे और वहाँ पर कौन है आपका क्लोरो, तो ये भी आपका आइडियल होगा। उसके बाद ब्रोमोबेंजीन हो गया, आयोडोबेंजीन हो गया, तो बेंजीन डेरिवेटिव हैं आपके ये। एन ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, तो यहाँ पर क्लोराइड और ब्रोमाइड का डिफरेंस है। इथाइल एल्कोहल हो गया, मिथाइल एल्कोहल हो गया, बोले तो आपका CH3OH हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, CH3CH2OH हो गया। तो दोनों ही क्या है अपने पास, एल्कोहल फैमिली के मेंबर हैं, तो इसीलिए ये आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो अगर मैं एग्जाम्पल को देखने जाऊँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। आपके यहाँ पर क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर नेचर देखने को मिलता है, पोलर और आपका दूसरा कौन सा, नॉन पोलर नेचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपकी पोलरिटी देखने को मिलती है, एक कंपाउंड पोलर होता है और दूसरा कौन सा होता है, नॉन पोलर होता है। लाइक जैसे मैं बोलूँ आपका CHCl3, ये आपका एक पोलर कंपाउंड है, क्या है, पोलर कंपाउंड है। दूसरी ओर मेरे पास CCl4, ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड है। तो इनके बीच में आपकी जो यहाँ पर डेविएशन शो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन होगा आपका। समझ में आ रही बात आपको। एसीटोन हो गया, बेंजीन हो गया, बट ज़्यादा आपके लिमिटेड एग्जाम्पल है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फील नहीं होना चाहिए कि इनको याद करने में, बड़े सिंपल हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर मुख्यतः आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। जैसे अपने पास वाटर हो गया और नाइट्रिक एसिड हो गया, वाटर हो गया और साथ में कौन हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। तो इनके बीच में हमें क्या देखने को मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो कंपाउंड होते हैं बेसिकली आपके, वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, ऐसा देखा जाता है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रही बात आपको। हाँ, क्लोरोफॉर्म हो गया, डाईइथाइल ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, एनिलीन हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आपके नेगेटिव डेविएशन के। तो ये आपके थे डिफरेंसेस। बट अभी आपको ध्यान रखना है ग्राफ। क्या ध्यान रखना है, ग्राफ। तो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ को प्लॉट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास किस टाइप से आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। तो उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे ग्राफ के टुवार्ड्स जा रहा हूँ, जहाँ पे हमने ग्राफ को देखना है। तो सबसे पहले हम आइडियल के ग्राफ को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसके ग्राफ को देखते हैं, आइडियल के ग्राफ को देखते हैं। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं कैमरे में चेक करता हूँ कि थोड़ा सा आपको ये सही विजुअल दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जो ग्राफ है ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का, आइडियल सॉल्यूशन का, ये पॉजिटिव डेविएशन का, और ये आपका नेगेटिव डेविएशन का है। तो पहले अपन देखते हैं यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को कि किस टाइप से आपको ग्राफ को रीड करना
चाहिए। तो हमारा जो मुख्यतः ग्राफ होता है वो यहाँ पे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बिटवीन होता है, ठीक है। इधर की साइड आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर दिख रहा है, इधर की साइड आपको मोल फ्रैक्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास ए और बी दो कंपोनेंट हैं। अगर मुझे यहाँ पे ए और बी के मोल फ्रैक्शन को लिखना है तो मेरे पास यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। भाई कितना होगा, मैक्सिमम 1 ही तो होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे मैंने 1 मान रखा है। अगर मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को वहाँ पे 1 मान लिया है तो मैं यहाँ पर 0 मानूंगा। यहाँ पे अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 0 मान लिया है तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को मैं यहाँ पे 0 नहीं मान सकता, ये ध्यान रखना। मतलब मुझे अपोजिट लेके चलना है। यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन ए 0 है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, ठीक है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, 1 है। तो ये कंडीशन होती है आपकी लिखने की मोल फ्रैक्शन की, ओके। अब जो ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ आपका देखने को मिल रहा है कि पी नोट ऑफ ए यहाँ पे नीचे जा रहा है और पी नोट ऑफ बी क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस ग्राफ की जो कंडीशन है ये है कि जो यहाँ पर पी बी है, पी ए है, वो पी बी से क्या है, कम है। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए यहाँ पर वीकर होगा, कम होगा पी बी से, ठीक है। जो यहाँ पर अगर ये आपका पी ए ज़्यादा होता है तो पी ए के ग्राफ को मुझे ऊपर लेके चलना पड़ता, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो यहाँ से मैंने ग्राफ को स्टार्ट किया, ऐसे यूँ स्टार्ट तो हुआ पड़ा ये यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ से 0 है तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पी नोट भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है तो यहाँ से मैंने लाइन को स्टार्ट किया और मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे पास पी बी के ग्राफ से ये नीचे आना चाहिए, तो नीचे ही आया यहाँ पर। और इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे एक लाइन से ज्वाइन कर दूँ तो मेरे पास ये पी एस मिल जाता है, जो आपका क्या है, पी ए प्लस के पी बी है। तो ये ग्राफ होता है आपका पॉजिटिव आइडियल सॉल्यूशन का। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कि जो नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन है उसका ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आपको। तो कॉपी कीजिए इसे। अब हमारे पास ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन का ये वाला और नेगेटिव डेविएशन का ये वाला। पहले मैं पूछता हूँ कि पी ए और पी बी की कंडीशन क्या है, कि इस वाले ग्राफ के अंदर आपको पी ए और पी बी क्या देखने को मिल रहा है, बताइए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ है कितना दिख रहा है, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। क्लियरली विजिबल है कि मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा फेड हो रहा है, कहीं वहाँ पे तो फेड नहीं हो जाएगा ये, नहीं बिल्कुल थोड़ा सा सही दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे तो थोड़ा सा एक्चुअल में देख रहा हूँ तो बहुत ही मतलब जूम करने के बाद में फेड हो रहा है पिक्चर पूरा। तो यहाँ पे क्या करना आपको, ये वाली जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन के अंदर जो पी बी है वो ग्रेटर देन है किससे, पी ए से। तो इसीलिए जो पी नोट बी है वो ऊपर आया है और पी नोट ऑफ ए यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको। लेकिन ये कब था, जो आपको ये लाइन दिख रही है, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लाइन दिख रही है आपको डॉट डॉट वाली दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये आपकी आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन थी। लेकिन ये तो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना। ये जो येलो से बना रहा हूँ मैंने, ये येलो से बनाया तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड था कि आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करते हुए हमारे पास ऐसा ग्राफ आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास तो एक्चुअल कुछ और ही निकल के आया। मीन्स आपका यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन में मेरे पास तीनों जो स्लोप हैं उनको कर की फॉर्म में इसके ऊपर लाई करना है। मतलब ऐसे लाई करना है कि मैंने यहाँ से इसको ऊपर डाल दिया, जैसे ये डला हुआ है, ठीक है। मैंने पी बी के इसको भी डाल दिया, पी ए के इसको भी डाल दिया, और फाइनली हमारे पास जो पी एस है उसको भी मैंने यहाँ पर ऐसा डाल दिया, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल ग्राफ है जहाँ पर आपको पी एस ग्रेटर देन दिख रहा होगा पी नोट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस के पी नोट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके ओके, सो वी आर मूविंग our next graph of non-ideal solutions showing negative deviation from Rolle's law. So vapor pressure and this one is mole fraction.
तो थोड़ा सा इसको मुझे इधर की डायरेक्शन में लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा इसे इधर की डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ठीक है, इधर खींच लेते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपका पी नोट भी ज़्यादा दिख रहा है तो हमारा पी भी ज़्यादा होगा और पी ए क्या होगा, कम होगा। मतलब तीनों ग्राफ जो देखने को मिले यहाँ पर, आइडियल भी, नेगेटिव डेविएशन वाला भी, पॉजिटिव डेविएशन वाला, ये तीनों कंडीशन में जो पी बी है आपका वो ग्रेटर देन है किससे, पी ए से। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, यहाँ पे देख के, ठीक है। यहाँ पे पी नोट ऑफ है नीचे लाई कर रहा है, यहाँ पर पी नोट भी अपर साइड लाई कर रहा है, तो इसीलिए आपका ये पी बी ग्रेटर देन पी ए है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 1, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 0। तो आपका जो यहाँ पे लाइन स्टार्ट होगी, एक जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पर वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो यहाँ से आपकी होगी, ठीक है। और अगर आपको वेपर प्रेशर ऑफ बी रिप्रेजेंट करना लाइन से, तो यहाँ पर आपको यहाँ से लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर वही काम किया है, आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया पहले। ये आपकी आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है जो आप यहाँ पे देख रहे हो रेड वाली से, ठीक है। ये आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन थी आपकी, लेकिन मेरे को यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो आपका वेपर प्रेशर था उससे कहीं यहाँ पर वेपर प्रेशर कम मिला। लाइक आपको 1 atm मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिला एक्चुअली 0.7 atm। तो वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से हमारा कम है, इसीलिए हमारे पास जो ग्राफ लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा, हाँ, इस लाइन से नीचे लाई करेगा। और अगर इस लाइन से नीचे लाई करेगा तो मैं यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है कर की फॉर्म में, ये आपका एक्चुअल ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तीनों जो स्ट्रेट लाइन है उनके बिलो से आपको इस कर की फॉर्म में यहाँ पे लाइनिंग डाल देनी है और आपका ये ग्राफ नेगेटिव डेविएशन का शो हो जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आई है तो बहुत बुरी बात है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, थोड़ा अटेंटिव होने के बाद में आपको ये फील होगा कि भैया हमारे को जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिकेट, रिलेवेंट, एक नंबर यहाँ पे कंटेंट आपको दिया जा रहा है। और इसी के लिए आपसे हम चाहते हैं कि आप इसी टाइप से अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हम अपने विद्यार्थियों को बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें, बेटर प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ सकें। तो ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। तो आगे बढ़े। अच्छा, इसको कंप्लीट करने के बाद में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इन कंडीशन को कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप्स। बेसिकली एजियोट्रोप्स होते क्या? पहली चीज़ तो माइंड के अंदर यही आता है कि एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा वाटर। तो एजियोट्रोप्स पढ़ते हैं कि एजियोट्रोप्स होते क्या हैं बेसिकली ये। अच्छा, ऑप्शन टाइप और एमसीक्यूज के अंदर जनरली बोर्ड के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि एजियोट्रोप्स के मतलब एजियोट्रोप्स आर फलाना ढिमका, ये बोल दिया जाता है। तो इनका दूसरा नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। कांस्टेंट बॉइलिंग और ये आपका मिक्सचर्स, ये इनका अल्टरनेट नेम होता है। अब कहानी को समझिए कि क्या चीज़ है। दो नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो लार्ज डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ कैन नॉट बी प्योरीफाइड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसने बोला है कि अगर मेरे पास रोल्स लॉ से आपका बहुत लार्ज डेविएशन है, बहुत ज़्यादा डेविएट होके आपका वेपर प्रेशर कैलकुलेट हो रहा है, तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब ये चीज़ क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है अपने पास, इसको भी समझा देते हैं हम। पहले इसको पढ़ लेते हैं। सेपरेटेड बाय द एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। इसको हम किससे डिस्टिल करते हैं, सेपरेट करेंगे, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है और एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन क्या है, इस चीज़ को समझ लेते हैं अपन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपने पास क्या होता है, जब हम दो वोलेटाइल कंपोनेंट को, ध्यान रखना, जब हम टू वोलेटाइल कंपोनेंट को टेम्परेचर के बेस पर, टेम्परेचर के हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, आधार पर दो वोलेटाइल
सबस्टांसेस को उनके टेम्परेचर के आधार पर, है ना, दो वोलेटाइल सब्सटेंस को अलग करना क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। ये क्या होता है अपने पास? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। अब एक्चुअली ये तो हमने जान लिया, लिख लिया, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली समझते हैं कि भैया होता क्या है। लाइक मैंने जैसे आपसे बोला कि मेरे पास इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं और दोनों ही वोलेटाइल है, एक है ए और दूसरा क्या है? बी। जब हम टेम्परेचर के आधार पर वोलेटाइल सबस्टांसेस को अलग करते हैं तो उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, या फिर आप बोलोगे कि उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर बोलेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने बोला कि ए जो आपका कंपोनेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट है आपका इसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड, बी जो कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने भैया इसको हीट किया, क्या किया? हीट किया। मैंने अग्नि देवता को नीचे से प्रकट किया और यहाँ पे इसको हीट करना स्टार्ट किया। तो बताओ, अगर मैंने इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना चाहा तो मेरे पास केवल और केवल किसकी वेपर एग्जर्ट होंगी? बी की होंगी भैया, होंगी नहीं होंगी? तो मेरे पास बी की ही वेपर एग्जर्ट होंगी। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक दूसरे क्लोज कंटेनर में, यहाँ पे जैसे मैंने दूसरा क्लोज कंटेनर बना लिया, इसके अंदर क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इनको अलग कर लूँगा। अगर मेरा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने हीट किया है तो केवल और केवल बी की ही वेपर एग्जर्ट होंगी, और बी की अगर वेपर एग्जर्ट होंगी तो यहाँ पर आपका बी ए से यहाँ पे अलग हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो ये होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे पास यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं इसकी वेपर एग्जर्ट होंगी, किसकी? इसकी होंगी भाई, इसकी भी होंगी, इसकी भी होंगी, लेकिन मेरे पास एक सही मेथड ये है कि मैं 60 पर उसको हीट करूँ, बी अलग हो जाएगा तो ए तो यहाँ पर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कहलाता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब मैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर दो वोलेटाइल सबस्टांसेस को मैं यहाँ पे सेपरेट करता हूँ तो उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बात समझ में आई आपको? अगर ये आपका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे बेसिकली इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्लोज हो जाए, बिल्कुल क्लोज, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास इसका ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड और बी का हो जाए आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखियो, इनके बीच में कोई भी यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो इनके बीच में अगर कोई भी बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो मैं यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से इन दोनों कंपोनेंट को यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकता। भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मैंने अग्नि देवता को प्रकट किया तो 100 पर ही चलेगी भैया, वो बिल्कुल फिक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो 100 बोले तो आपका 373 केल्विन ही होगा, 374 केल्विन भी नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है ना भैया? आपकी जो ज्वाला प्रज्वलित होती है वो आपकी, ऐसा नहीं होता कि भाई हमारे पास, जो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली ये बोलते हैं कि हमारे पास जो अग्नि देवता प्रकट होते हैं वो बेसिकली आपका स्लोली होता है। अगर हम गाँव में देखें एलपीजी की कंडीशन में क्या होता है, ये सभी जगह आपको देखने, कहीं से भी आप देख लीजिए, आपका कांस्टेंट यहाँ पर हीट सप्लाई आप नहीं दे सकते, वो आपका अप डाउन होता रहता है। अब इतना ज़्यादा भी अप डाउन नहीं होता कि वो पहले 60 डिग्री सेंटीग्रेड था फिर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 और 2 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अपन सेपरेट नहीं कर सकते, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन का। किसका करते हैं? एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन का, ठीक है। तो इनका प्रयोग करते हैं, इनके थ्रू हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेट करेंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को कभी भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। किससे करेंगे? एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन से। समझ में आ रही बात? अब ये एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, जिसका हमारा दूसरा नाम है कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ये होते क्या है, पहले इसको कॉपी कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अपने पास, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि जो एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको वही है जो मैंने आपको समझाया है। तो देख लेते हैं एक बार भैया। हाँ जी, वही है, सेपरेटेड बाय द एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, ये हमने पढ़ लिया था यहाँ पे।
बिल्कुल भैया पढ़ लिया था ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पे आपको, नो दिक्कत। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना भैया कि मेरे पास यहाँ पे ए सॉल्यूशन एट सर्टेन कंपोजिशन विच कंटिन्यू टू बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक सॉल्यूशन एट सर्टेन कंपोजिशन विच कंटिन्यू टू बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स वेपर प्रेशर इज कॉल्ड एजियोट्रॉप। उसे ही अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, एजियोट्रॉप बोलेंगे। कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी सर्टेन कंपोजिशन है विच कंटिन्यू टू बॉयल, जिसको हम लगातार यहाँ पे हीट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, विदाउट चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, बिना कंपोजिशन के चेंज किए, एंड इट्स वेपर प्रेशर, वो क्या कहलाता है आपका, एजियोट्रॉप कहलाता है। ठीक है, डिस्टिलेशन तो पहले ये आपको हो गया, सेपरेशन ऑफ द टू लिक्विड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला था। ठीक है, अब अपने पास क्या है, ये दो टाइप के होते हैं जो हमारे पास ये होते हैं ना एजियोट्रॉप, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। उधर वाला आपको कौन सा नज़र आ रहा है, मैंने उल्टा बोल दिया, तो उल्टा कि हमें यहाँ पे कुछ दंड मिलना चाहिए, तो ये मैक्सिमम वाला होगा और ये कौन सा होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। अब देखिए, जो अगर आप एक चीज़ बताइए, अगर मेरे पास PS है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वो लेस देन है किसने से, P नॉट ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस के P नॉट ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो एक्सपेक्टेड है हमारा वो कम है, तो इसको अपन ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ज़्यादा किससे होगा, आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से। ध्यान रखना, अगर मेरे पास कोई नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला कोई यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का प्रयोग करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है, तो P नॉट ऑफ A इंटू एक्स ए प्लस के P नॉट B इंटू एक्स बी। अगर मुझे रोल्ट बाबा को याद रखना है, रोल्ट के नियम को फॉलो करवाना है, तो इसके वेपर प्रेशर को, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे प्रयोग में लाना पड़ेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किन के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो समझ में आ रही बात आपको, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एजियोट्रॉप क्या होते हैं, एजियोट्रॉप किस किस के लिए होते हैं। आई थिंक आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जो हमारा चैप्टर था और टॉपिक था, उसको अपन कंप्लीट करते हैं। कल मिलेंगे आपसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ, जहाँ पे हम अपनी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करने की सोचेंगे। तो कल मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय।